बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी हुई तो पाकिस्तान के अंदर यौम तशक्कुर मनाया गया, मगर दूसरी तरफ अगर देखें तो नरेंद्र मोदी की धमकियां अब भी जारी हैं। भारी भरकम नुकसान तो उठा लिया भारत ने, मगर उसके बावजूद क्या इंडिया अब इस काबिल रह गया है कि कोई एडवेंचर कर सके? आगे क्या इम्कानात है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो खित्ते में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आई है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे पर निकल पड़े और पड़ाव इस वक्त उनका सऊदी अरब के अंदर है। खित्ते के दीगर ममालिक और उनके दरमियान जो इस वक्त टेंशंस चल रही हैं, उन टेंशंस को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करने की एक तैयारी और एक मौक़िफ़ के अंदर मुस्बत जो एक तब्दीली है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र आई है और इसके लिए वो बाहम तैयार नज़र आ रहे हैं। मुस्तकबिल के अंदर कौन से ऐसे बड़े तनाज़ात हैं जिनके ख़त्म होने के कवी इम्कानात पैदा हो गए हैं, और इसके अलावा जो हमारे मुल्क की अंदरूनी सियासत है उसके ऊपर भी आज हम बात करने जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पे एजेंडा आमिर साहब हमारा ऐसा है कि जिसका ताल्लुक बिलवास्ता या बिलावास्ता पाकिस्तान और उसकी पॉलिटिक्स से है। मुझे आप ये बताइएगा, सबसे पहले एक सीज़ फायर हुआ, यौम तशक्कुर पाकिस्तान में मना लिया और हमारे यहाँ एक खुशी की लहर है, मगर इंडिया की मीडिया में प्रोपेगेंडा है, पुरतशद्दुद बयानात हैं और धमकियाँ सरकारी सतह पर अभी भी जारी हैं। क्या कोई एडवेंचर करने का इरादा है? इंडिया चाह क्या रहा है, क्या करना चाह रहा है? भाई, हमारे यहाँ तो अपनी फतह की खुशी मनाई जा रही है और बिल्कुल वेल डिज़र्व खुशी है, मनाई भी जाने चाहिए। ये छोटी बात नहीं थी कि पाकिस्तान भारत जो उससे 7 गुना जो है पॉपुलेशन में बड़ा है, 10 गुना जो है वो इकोनॉमिक माइट में बड़ा है, एयरफोर्स में, आर्मी में, हर चीज़ में हमने उसको जिस तरीके से चित किया है, एक इबरतनाक शिकस्त हुई है, मगर वो इनकारी हैं। और इंडिया में जूं जूं ये एहसास हो रहा है कि उनको मात हुई है और उनके 5 जहाज़ गिर गए हैं, जितना मर्ज़ी वो इसके मुतालिक डिनाइल में रहें, पर दुनिया भर में उसके सबूत आ रहे हैं। डिजिटल एड्रेस हमने दिया है और आहिस्ता आहिस्ता उनके मीडिया में भी ये ख़बरें आनी शुरू हो गई हैं। और उसके साथ ही एक बैकलैश है मोदी के ख़िलाफ़, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो मोदी साहब ज़ाहिर है उनकी सारी सियासत जो है वो एग्रेसिव हिंदुत्व, एंटी माइनॉरिटीज़, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान उनका महवर है। तो उनके लिए इसको कबूल करना बिल्कुल भी सियासी तौर पे उनको सूट नहीं करता। तो आज भी वो जो है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं विजुअल जो है, वो आदमपुर की बेस पे गए और उनका जो बयान था कि पाकिस्तान के मिसाइल, ड्रोन, यूएईज़, एयरक्राफ्ट हमारे डिफेंस सिस्टम के सामने ढेर हो गए और पाकिस्तान के हमले में हमारी किसी एयर बेस और एयर डिफेंस पर आँच नहीं आने दी। और ये जो आप विजुअल देख रहे हैं इस वक्त, इसके पीछे जो है ये उनका जो S-400 जो एंटी डिफेंस एयर डिफेंस का उनका जो मेन सिस्टम है, ये जो रशियन दुनिया का माना ताना था है। हमारे जो CM-400 AKG का जो मिसाइल था, वो जहाज़ भी अगर दिखा दें, क्योंकि एयरफोर्स ने जब वो जहाज़ भेजे थे JF थंडर 17, उसके ऊपर ये एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये जो है ARM, ये ख़ास तौर पे बनाए ही इसके लिए गए थे। इसके साथ डिकॉयज़ जाते हैं और वो उस डिकॉयज़ वो रडार को जो ही एक्टिवेट करता है तो रडार को ये जाके जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये जो है ये दावा किया कि हमने इस मिसाइल सिस्टम को इनके गिरा लिया है। तो याद रहे कि ये इंडिया के पास 3 स्क्वाड्रन हैं, 5 मांगे थे, 2 रूस नहीं दे सका था यूक्रेन की जंग की वजह से। एक स्क्वाड्रन जो है वो उन्होंने गुजरात में, गुजरात अपना गुजरात जो है और राजस्थान के लिए, एक पंजाब और कश्मीर के लिए लगाया हुआ था। हमने ये दावा नहीं किया था कि एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां, एक बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं, एक लॉन्चर में 6 मिसाइल होते हैं। हमने ये नहीं कहा था कि हम लॉन्चर जो है ना वो ज़रा जो ट्रक के ऊपर माउंटेड होते हैं, ये मिसाइल वो छुपाए होते हैं। हमने ये दावा किया था कि हमने रेडार तबाह किया है उनका। हाँ। लॉन्चर तबाह करने का दावा नहीं किया जाता। ये इससे थोड़ा सा ये जो ख़ास तौर पे मोदी साहब ने आदमपुर में जाके लॉन्चर को बैकग्राउंड में दिखा के ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये इंटैक्ट है। हाँ।
इससे ये तकवीत मिलती है कि दाल में काला है, उनको ज़रूरत नहीं थी। अगर ये उनका रेडार बचा होता तो आप उसको छुपा के रखते हैं, एक डिसेप्शन क्रिएट करते हैं, बल्कि दुश्मन को ये तासुर देते हैं कि जी हाँ वो हमारा तो तबाह हो गया है, जबकि वो तबाह नहीं हुआ होता अगर। मगर ये ख़ास तौर पे ये पीछे लॉन्चर उसका S-400 का दिखाने का मसला था कि ये एक डिसेप्शन की जा रही है। लॉन्चर जो है, लॉन्चर 6 लॉन्चर्स होते हैं, ट्रक 6 ट्रक होते हैं। हमने रेडार तबाह किया है जो कि सेंट्रल चीज़ होती है। हमारा जो मिसाइल था ARM, ये जो नाम उसका CM-400A की अगर वो भी प्रोड्यूसर दिखा सके, वो एयरफोर्स ने ख़ास तौर पर फुटेज रिलीज़ की थी कि ये वो जहाज़ है और इसके नीचे ये माउंटेड ख़ास तौर पे इसी के लिए बनाया गया था कि हमने चीन के साथ जो मशकें की थी, शाहीन मशकें, उसके अंदर ख़ास तौर पे प्रैक्टिस की थी, क्योंकि चीन के पास भी ये मौजूद है। और एक 400S भारत ने चीन के मुकाबले में लद्दाख में लगाया हुआ और एक चीन ने लगाया हुआ है, तो हमने इसके ऊपर पहले ही प्रैक्टिस कर ली हुई थी। ये वो मशकें हैं जो चीन में हमने, पाकिस्तान ने चीन के साथ बैठ के इसी मिसाइल के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की थी। तो ये एक तो ये है। दूसरा ये है कि 2 तरीके हैं भारत के इस ये जो वाक़या हुआ, जो शिकस्त हुई है। एक तो इसके बाद ये इम्कान हो सकता था कि भारत इसको, बहरहाल वो उनके चीन से लड़ना, और अब पाकिस्तान और चीन क्योंकि एक इकाई बना दिए गए हैं, तो वो उनको, उनके अक्लमंद लोग कह रहे हैं उनको ये जो है ना सूट नहीं करता। तो शायद इसी, और ये तभी चीन के साथ सुलह हो सकती है, पाकिस्तान के साथ सुलह हो सकती है अगर कश्मीर का जो 370 का रिवर्सल करें। हाँ। मगर क्योंकि मोदी साहब की सारी सियासत का महवर वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई में है, मुसलमानों, एंटी मुस्लिम एजेंडा के ऊपर चलते हैं, तो वो उनसे ये उम्मीद रखना उनके होते हुए नहीं है। मगर ये मेरा ख्याल जो बैकलैश हुआ है, इसका आइंदा आने वाले इलेक्शनों में शायद ये मोदी साहब के ज़वाल की इब्तिदा हो, तो ये इम्कान हो। जब तक ऐसा नहीं होता, ख़तरा टला नहीं है, ख़तरा बिल्कुल मौजूद है। और ये किसी सूरत में भी इसलिए पाकिस्तान को इस पर सोच विचार करनी होगी कि इस वक्त हो सकता है वो रिकूप कर रहे हों, और इस वक्त मौके का, वक्त का फ़ायदा उठाते हुए जो उनको थप्पड़ बना है, उनसे उम्मीद की जा सकती है दोबारा इस तरह का एडवेंचर कर सकते हैं। सो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। गो के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि ये जो मिसाइल का सिस्टम और ये जो जहाज़ों की जो कमियाँ और ये जो हमारा निज़ाम जो है, हमने जो मल्टी डोमेन के अंदर सिस्टम जो बनाया है, इसको बनाते बनाते ये कोई दिनों की बात नहीं होती, ये सालों की बात। इक्विपमेंट ख़रीदना नहीं होता, ट्रेनिंग भी होती है, फिर उसके ऊपर महारत हासिल करना, ये सालों की बात है। तो हमने भी साल लगाए हैं, मगर इंशाल्लाह हम भी अपने गैप्स देके, हम भी घर पे नहीं बैठे हों करेंगे, मगर नज़र रखने की ज़रूरत है। और इसका मैं प्रवीण सोनी, क्योंकि अब एक लेजेंड बन चुके हुए हैं कि उन्होंने बिल्कुल इस तरह प्रिडिक्ट भी किया था, और इंडिया में वाहिद आदमी थे जो ये कह रहे थे कि इंडिया बड़ी बेवकूफ़ी करेगा अगर ये एडवेंचर। उनकी अब जो लेटेस्ट आई है, उन्होंने कहा कि क्योंकि अब न्यू नॉर्मल, अब एक जो ख़तरे की बात ये हो गई है कि पहले पाकिस्तान और भारत की जब कोई टेंशन होती थी तो LOC के ऊपर जो है वो गोलाबारी, स्मॉल आर्म्स की गोलाबारी होती थी। अब जो है, क्योंकि ये 2 चीज़ें जो मिसाइल और ड्रोन्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो जो आपस में टेंशन हुआ करेगी उसके अंदर मिसाइल और ड्रोन्स आ गए हैं। ड्रोन्स के अंदर भी एक तो है ना, आप रखी के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए या जासूसी के लिए वो आते हैं। एक हैं कि ये जो शरारती कामाकाजी ड्रोन्स हैं जो कि लॉटर करते रहते हैं, वो जो इसलिए भी सीज़फायर के बाद भी 8-8, 10-10, 20-20 घंटे भी वो ओवर करते हैं जब तक उनकी बैटरी। सो ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है दोनों में, जो कि एक थ्रेशोल्ड बढ़ गया है। सो ये इसलिए ख़तरनाक बात है। दूसरा, उन्होंने क्लियरली दोबारा रीट्रेट किया है कि पाकिस्तान और भारत के अंदर फ़र्क। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो मल्टी मेन ऑपरेशन है कि हम सैटेलाइट, हमारे एयरवर्क्स, ग्राउंड और जो जहाज़ों के दरमियान सिंक था, 2 वे सिंक, ये जो निज़ाम पाकिस्तान ने बनाया हुआ था, उन्होंने, पाकिस्तान ने अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ये जो किल चेन
किल चेन जो अपनी बना ली थी लीथल थी, और अपने जहाज़ों का JF-10 और PL-15 की धाक ना सिर्फ खित्ते में, दुनिया भर में नज़र भी आई है, दुनिया भर में जो खित्ते की ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट में और यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार, ये इसकी मांग बढ़ गई है और उसको देखा जा रहा है फ्यूचर में लोग इसको करेंगे। एक दूसरा उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान ने यह भी इस्टेब्लिश कर दिया है कि एयरफोर्स एक सपोर्टिव मल्टी जो है ना फोर्स मल्टीप्लायर नहीं रह गई, कि ग्राउंड फोर्सेस, ये दुनिया में अनोखी एक जंग हुई है जिसके अंदर ग्राउंड फोर्सेस हैं ही नहीं है, हवा के अंदर मोबिलाइजेशन ही नहीं हुई। हाँ। और हवा एयर फाइट ही हुई, जिसका मतलब ये है कि अब जो वॉर हुआ करेगी या हो रही है उसके अंदर लीड एयरफोर्स करेगी। और सो ये भी एक नया फिनोमिनन जो है अब इस्टेब्लिश हो गया है। और क्योंकि पाकिस्तान की और PLAF PLA की जो एयरफोर्स है चीन की और PAF के अंदर एक सिनर्जी है, सो आइंदा ये बड़ा एक लीथल कॉम्बिनेशन है। तो बुनियादी बात ये है कि हमें जो है इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब अगर आप इजाज़त है तो हमारे मेहमान भी साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। पहले तो आई एम श्योर आप भी हर पाकिस्तानी की तरह ये पूरा एक हफ्ता 6 तारीख से लेके ये जो जंग रही, आपने भी जो है कतर की, कारगिल की और सारी ये क्राइसिस देखे हैं। तो वक्ती तौर पे तो हमें जीत हो गई है, मगर जो बयाना जिस तरह के मोदी साहब के आ रहे हैं अभी शायद टला ना हो। पहले तो ये जो कुछ हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? सारी कौम को मुबारकबाद है इसकी, और ये बहुत अहम है। ये इसका असर देर पा होगा। ये नहीं हो सकता कि अब मोदी ये फैसला करे 15-20 दिन बाद कि फिर कोई हमला करके और कोई पुलवामा या पहलगाम बना के और हमने फॉल्स स्टाफ करके एक ऑपरेशन और पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ना है, ये उसके लिए अब मुमकिन नहीं है। हाँ, वो बहुत मुस्तरब आदमी है, मुस्तरब है, वो बेचैन है, उसकी अना बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। और हमारी जानिब अगर कलेक्टिवली सबकी सोच दिखी जाए कि कितनी अना हो सकती है कि हमने माइक मार का मारा है, जीते हैं और हैंड्स डाउन जीते हैं, दुनिया सारी ने तस्लीम किया है। और जीते भी ऐसे हैं कि इट इज़ एटलीस्ट 6 against 1 और 0 हमारा कोई जहाज़ नहीं इसमें काम आया और हमने उनकी विकटों पे विकटें उड़ा दी। ये मैं इस बाबत मैं एक और अर्ज़ कर दूं, बड़ी ज़रूरी बात जो मैं समझता हूँ कि हम नहीं कर रहे, और वो ये है कि हमें ये तस्लीम करना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान, बर्री अफवाज पाकिस्तान को भी तस्लीम करना चाहिए कि जिस तरह 1965 की जंग में असल इनिशिएटिव एयरफोर्स ने लिया था और वो एयरफोर्स जीती थी जंग, उसी तरह ये जंग भी एयरफोर्स ने जीती है। एयरफोर्स को मुझे ज़रा ये अच्छा नहीं लगता कि उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। उन पायलट्स ने क्या जवान है, और उन्होंने जिस तरह आप देखें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 5G आई हुई, ये राफेल, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने टेक ऑफ किया जब 70 जहाज़ से इन दैट एरिया क्लस्टर था 70 जहाज़ों का, ये इंडिया का, उसमें क्लस्टर में आप टेक ऑफ करके और जाते हैं अपनी सरहद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर ये एक तीसरी चीज़ है, वो तीसरी चीज़ ये है कि चीन, तो चीज़ें उभर के आती हैं इस मार्के से, वो उसमें चीन, एक तो एयरफोर्स, दूसरा ये जो एक टेक्नोलॉजी है, तीसरा चीन।
चीन ने बड़ा साथ दिया हमारा और उसके हमें ममनून रहना चाहिए। चीन ने जो टेक्नोलॉजी हमें दे दी उसके बायस कोई ग्राउंड से कोऑर्डिनेट ना भी हो, वो एक क्लस्टर बना के वो सारे आपने जिस जहाज़ को मार्क कर लिया है उसके इर्द गिर्द आपने कोई जिस मक्खियों का छत्ता है वो डाल दिया। अब वो निकलेगा, वो निकले और उसका सिग्नल आपने जैम कर दिए। अब उसके सिग्नल भी जैम है। वो ये इन्होंने इनके जब राफेल के सिग्नल जैम हुए सबके, वो अपना निकल गया। उन्होंने कहा अब हम तो उनको तो रास्ता ही नहीं नज़र आ सकता था, अंधेरी रात थी और उसमें जहाज़ किधर जाएगा स्वाय नीचे, क्योंकि उसको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी। और वो 3 जहाज़ तो इस तरह गिरे हैं। एक तो लगा है वो मिसाइल आपका जो PL-30 है कि क्या, वो एक सरप्राइज़ थी दुनिया के लिए। और दुनिया को इतनी सरप्राइज़ मिली है आर्मामेंट से मुतल्लिक कि मैं समझता हूँ कि चीन की जो बिक्री है उसकी जो हमने चौधरी साहब उनका जो सारा आर्मामेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का शोकेस किया है। ऑफ कोर्स जो है एक हमने टेक्नोलॉजिकली एक अपनी डॉक्ट्रिनल हमें बहुत बड़ी ये फतह नसीब हुई है और उसमें बिल्कुल आपने कहा एयरफोर्स ने लीड किया है इंडिया। मगर बहरहाल हमारे मुकाबले में इकनॉमिकली बहुत बड़ा है, उनके यहाँ कुशन बड़ा है, 600-700 अरब रुपए डॉलर के उनके रिजर्व्स हैं। पॉलिटिकली हम उनके मुकाबले में वल्नरेबल हैं, जिसकी वजह से उनका ख्याल है कि लॉन्ग टर्म के अंदर इन वॉर ऑफ एट्रिशन, शायद पता नहीं अभी तो एट्रिशन वाली वॉर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, मगर हमें क्योंकि वो बाज नहीं मोदी साहब आएंगे उनका माजी देखते हुए, तो हमें इसको फ्यूचर के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है अपने पॉलिटिकल फ्रंट पे, अंदरूनी फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे? हमें ज़रूरत ये है कि हम इसको अब आइंदा जो सफ़र है आगे, उसको 1-2 मामला तो बड़े क्लियर हैं कि उसमें तो हमने एग्रेसिव होना है, हमने एग्रेशन करनी है। अगर वो पानी रोकता है मोदी और कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है या किसी तरफ पानी निकालने का दरियाए सिंध के दरियाओं से हमारे अपर राइपेरियन के तौर पे हमारे वो पानी आने से पहले उसको हमें नाकाबिले बर्दाश्त कर समझना चाहिए। और इस वक्त सारी दुनिया ये मान रही है कि हमारा पायलट वो बहुत ज़हीन है। इतनी जल्दी उन्होंने ये नई टेक्नोलॉजी को असिमिलेट भी किया है, इस्तेमाल भी किया है और दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया। और ये बहुत बड़ी बात है। ये 2-3 महीने में तो ये हुआ है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और ये इंडिया को हमें ये बिल्कुल वादे करना चाहिए सारी दुनिया को कि पानी हमारा अगर उसके खिलाड़ किया तो जो स्ट्रक्चर बना होगा उसको रोकने के लिए उस स्ट्रक्चर को हम उड़ा देंगे। एंड वी हैव नाउ द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइनीज़ ने ये जो आप देखें, ये बुनियादी तौर पे JF थंडर जो है ये तो खाड़िया में बन रहा है और वो भी पाकिस्तान के जो असेंबल्ड और जहाज़ थे वो भी इसमें चले हैं। जब तो इसमें हमें एक क्लियर एज मिल गई है। हर कोई इंडिया में कह रहा है कि यू आर 10 years बिहाइंड पाकिस्तान। अगर आप अभी शुरू भी करें, अब हमें ये टाइम मिलेगा इसमें जिसमें मोदी कुछ नहीं कर सकेगा। मोदी की इस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं करने देगी, मोदी की फौज नहीं उसको करने देगी। मोदी तो एक वो परिंदा जिसके पर टूट गए हो और लड़ाका परिंदा हो, वो लड़ने की उसकी चोंच भी टूटी हुई हो,
मोदी की मतलब है मोदी को तो कहना चाहिए फराज के साथ कि इतना बेसरफा ना जाए मेरे घर का जलना, चश्मे गिरियाँ न सही, चश्मे तमाशाई दे। उसको तो अगर मोदी को बचना है तो चश्मे तमाशाई मिल जाए। बिल्कुल चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एयरफोर्स ने हमारी फ़ौज ने हमें बड़ा सुरखरू किया है, मगर कॉम्प्लेसेंट भी नहीं होना चाहिए, दुश्मन को इजी भी नहीं लेना चाहिए। उनके पास जिस तरह मैंने कहा काफ़ी रिसोर्सेज हैं और बदनीयती है मोदी के ख़ास तौर पे, उसकी जो सियासत है उसके अंदर बदनीयती है। तो उसके लिए ये जंगें जो हैं बहरहाल कौमों के साथ लड़ी जाती हैं, तो हमें अपना इन हाउस इन ऑर्डर करने के लिए अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो ये है कि पाकिस्तान बड़े नाजुक बोर्ड पे ही होता है हर वक्त वैसे, लेकिन बड़ी नाजुक सूरत हाल में भी है। ये इस एयरफोर्स ने 1965 की जंग में एक प्रीएम्प्टिव बना करके 111 जहाज लैंड पे, ज़मीन पे इंडिया के तबाह कर दिए थे, और विदाउट एयर कवर तो टैंक्स की बैटल भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत बड़ी टैंक्स की बैटल हुई, बट उनके पास जहाज ही नहीं थे रहे। इस दफ़ा हमारी एयरफोर्स ने हमारी बर्री फौजों को फिर बहुत कवर दिया है, बहुत कवर दिया। वो तो अगर उनको ये आज़ादी हो जाती कि वो हमारे बर्री हमारे फ्रॉम एयर टू लैंड मिसाइल मारने की आज़ादी हो जाती, तो वो तो सारे हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता मोदी। फिराकदाराना जेस्चर्स को ज़रा डिफाइन करें, क्या जेस्चर्स होने चाहिए? देखिए, ये एक तो बड़ा क्लियर है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसमें स्पेशली पैरोल पे इमरान खान को लेके आए। पैरोल पे फॉर एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, it will not be complete without Imran Khan being there, and he needs an all parties conference, a genuine। वहाँ वो बेशक फ़ायदा कर लें, वो फैसला कर लें कि ये इनका पैरोल पे ही रहेंगे। मतलब हम जेलों से आज़ाद होते थे, मैं निकला था जेल में, मियाँ वाली जेल में था। माई ब्रदर इन लॉ जस्टिस जफरुल्लाह डाइड इन ए कार एक्सीडेंट। वो मुझे ज़ियाउल्लाह के मार्शल लॉ लगे हुए, उन्होंने, मैं छोटा सा आदमी था, मुझे बाहर निकाला और पैरोल पे निकाला, और पैरोल पे मुझे उन्होंने कहा बस आप घर पे अपनी फैमिली के साथ ही रहें। अब ये हम तो इतने बड़े बड़े बंदे को जेल से निकाल के और इस तरह की कॉन्फ्रेंस में लाए हैं। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो नेगेटिव मिसाल समझी जाती है, लेकिन ये इनिशिएटिव इनको लेने का, इनको फिर नहीं मौका मिलेगा इस किस्म का इनिशिएटिव लेने का। ये चौधरी साहब, वो इमरान खान के बेटों ने, कासिम ने और सलमान ने एक इंटरव्यू में भी अपनी मुलाकातों के हवाले से जिक्र किया है कि हमारा ये हक बनता है कि हमारे बाप से हमारी बात करवाई जाए। मगर आज जो है मुलाकात जो है अलीमा बीबी की और उनके ख़ानदान के अफराद की करवाई गई है, जेस्चर आ चुका है थोड़ा सा। आप कह रहे हैं एपीसी में बुला के पैरोल पे मजीद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहे हैं बड़ी आसान तरीका है, और ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि इस पे कोई एतराज़ भी नहीं कर सकेगा। जो मुकदमे हैं इसके खिलाफ इमरान खान के साथ, ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखे ऐसे मुकदमे, ये सब झूठे हैं, एक किसी एक का पाँव भी नहीं है। अब उसका वैल्यू एक 190 मिलियन पाउंड रख दें और हो सारा झूठ पे इल्ज़ाम मबनी। ये कोई फेयर गेम नहीं है। और इसको ये हमारे सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून ने उन पे मुकदमा क्या बनाया था कि जी एक अनहोना
ऐसा अगर आप FIA को दे दें कि भाई इसके खिलाफ मुकदमा बनाना है, उसके खिलाफ मुकदमा ये बनाया था कि उसको उसकी एक बरतानी ताजर था पाकिस्तानी निजात बुखारी, मुर्तज़ा बुखारी, उसने उसके टांग पे उन्होंने बम बांधा पतलून के अंदर से, और बम बांधा और 7 दिन उसको लिए फिरे। 7वें दिन उसने 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया, और उसको फिर ये जो आसिफ जरदारी के मुबैना बंदे थे उन्होंने उसको ले जाके एयरपोर्ट पे और KLM की फ्लाइट पे बिठा के जर्मनी भेज दिया, और बम बना हुआ था भी, बम बड़ा सा बम था वो। मैंने उसका जिरा की तो मैंने उसको पूछा कि ये बम इतना बड़ा था, तू जो बम 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 करता है, कहता है कि बहुत बड़ा था। मैंने कहा ये एक किताब कौन सी, PLD 1967 कराची, ये वॉल्यूम लेके मैंने कहा इतना बड़ा, उसने कहा जी इतना बड़ा था। मैंने कहा आप ज़रा जज साहब के रिटायरिंग रूम में जाके इस बम को पतलून के नीचे रख के फिर पतलून पहन के बाहर आ जाओ। वो मुझे शुरू होगा गालियां देना कि तुम जादूगर हो, तुम क्या बातें करते। तो ये ऐसे ऐसे केस बनाते हैं उनको कोई ये चौधरी साहब आपने याद करा दिया, ये सारी हमारी तारीख रही हुई है। ये वाकयात आपको बुलाने का यही फ़ायदा होता है कि ये सारी आप तारीखी एक पस मंज़र में तनाजर में एक्सप्लेन कर देते हैं। चौधरी साहब एक और इस खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, पूरी दुनिया में ही वैसे तो तब्दीली हो रही हैं। यूक्रेन का एक मसला ट्रंप का जो है ना वो तकरीबन बेहतर हल होने जा रहा है। फिर चीन और अमेरिका की टैरिफ्स के ऊपर 90% तक उन्होंने कमी कर ली है, वो मसला भी हल हो गया। अभी लेटेस्ट ये है कि ट्रंप सऊदी अरेबिया इसराइल को छोड़ के UAE, कतर और सऊदी अरेबिया आए हुए हैं, और शुनीद ये है कि पहले उन्होंने हुतियों के साथ इसराइल से बाहर सुलह कर ली कि जी हमारी तरफ से सीज़ फायर है, आप हमारे जहाज़ों पे कोई बम नहीं फेंकेंगे। मज़ीद ये है कि इस बात का इम्कान हो सकता है कि अमेरिका फ़लस्तीन को यूनाइटेड नेशन का मेंबर मान ले। ये इस बात के इम्कान को जेफरी सैक्स और काफ़ी लोग जो हैं दुनिया में कह रहे हैं कि ये शायद होने जा रहा है। कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी और ये इसके क्या मुज़मरात हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। ये तो आप एक पागल, मैं और कुछ नहीं कहता, साइकोपैथ, पागल जानवर, दरिंदे को आप डिसआर्म कर रहे होगे। वो एक दरिंदा घुस गया है एक सिनेमा में या एक स्टेडियम में, और उसने खुद अपने आप को ऐसी बख्तर बनाई हुई है कि उसका कुछ नहीं हो सकता। नेतन्याहू की बात कर रहे हैं, नेतन्याहू वो हर एक किसी को मार रहा है जी, नेतन्याहू की। हम इस लम्हे में सारी दुनिया जो है वो एक बंदे ने उसको गले से दबाया हुआ है और पकड़ा हुआ है, एक शख्स ने, वो नेतन्याहू है। कभी इस किस्म की आपने, कहते हैं अभी भी ये BBC और CNN कह रहे हैं कि जी ट्रंप विल ब्रिंग एन एंड टू दिस वॉर। वो ये वॉर नहीं है, इट्स नो लॉन्गर अ वॉर। 2 महीने 3 महीने से एक तरफ मारका जा रहा है, दूसरा तो लड़ ही नहीं रहा, और वो बच्चे ने हथे पे फिर रहे, उनके सरों पे बम फेंक रहे हैं, और ये वॉर है, इट इज़ जेनोसाइड, ये नस्ल कुशी है। और इस पे इसको ये अगर ट्रंप कर जाता है तो मैं कहूँगा ये नुक्ता, ये रुतबा है बुलंद जिसे मिलना था मिल गया। ट्रंप बहुत सरप्राइज करेगा। बिल्कुल, ये सब ये सारी रीअलाइनमेंट हो रही है कि चीन का ये पाकिस्तान और ये एक नई टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, फिर जो है मिडल ईस्ट की ये नई चीज़ें, यूरोप की जो है नेटो की हैयत बदल रही है, WTO की, ये बड़ी एक दुनिया जो है हमारे सामने इतनी तब्दील हो रही है। तो हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं? नंबर 1, 2, 3 को क्या करना चाहिए हमें? नंबर 1, हमें अब किसी वजह से भी चीन की मुखालफत नहीं करनी चाहिए कहीं भी।
चीन के हमें साथ रहना होगा। और चीन की टेक्नोलॉजिकल जो एडवांस है, हमने बहुत बड़ा गैप पुर करना है। और हमारे पास इतनी एजुकेटेड आबादी नहीं है कि वो इस गैप को, टेक्नोलॉजिकल गैप, कहाँ कोरिया खड़ा है और कहाँ पाकिस्तान है, इसको हमको कर सके, कवर कर सके। साउथ कोरिया में अब वो ये मौका जो मिला है, इसके चीन को हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और चीन के साथ चीन के हाथ मजबूत करने चाहिए। दूसरी तरफ अगर ट्रंप ये सब कुछ कर देता है तो फिर ट्रंप को भी हमें रिकग्नाइज करना चाहिए कि अगर वो ये फ़लस्तीन का मसला, आप जिस तरह कह रहे हैं, इजराइल आइसोलेट हो गया और वो उसने ये अरबों को भी किसी लाइन में लगा लिया और फ़लस्तीन को रिकग्नाइज कर लिया और उसको, मुझे लगता नहीं है होने वाला, लगता नहीं है। पर लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये 6 तारीख से ये टेंशन बहुत ज़्यादा जंग की इब्तदाई हो गई, ये जंग ही थी और बड़ा ख़तरा था। और इस दौरान में नवाज शरीफ साहब हमें नज़र नहीं आए। आज अज़मा बुखारी का उनका बयान आया कि ये जो सारा प्लान था, ये जो डिज़ाइन था, ये नवाज शरीफ साहब ने ही बनाया था। तो क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अजीब वाक़या हो गया। ये तरमीम 26वीं तरमीम, हमने जब वकालत शुरू की तो एक होता था सिविल जज 3rd क्लास, एक से होता था सिविल जज 2nd क्लास, एक होता था सिविल जज 1st क्लास। उनके तख्तियों पे, बोर्ड पे लिखे होते। अच्छा। और मैं पेश होता रहा, सिविल जज 2nd क्लास के भी और 3rd क्लास के भी दावे शावे होते थे और कहीं नहीं था। मैजिस्ट्रेट 1st क्लास और 2nd क्लास भी होता था। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 किस्म के जज हो गए। एक तो सुप्रीम कोर्ट है जो हर मामले पे अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता, वो तो सुप्रीम कोर्ट जज 1st क्लास है। एक दूसरा जज है जो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन से मुतल्लिक केस को हाथ ही नहीं लगा सकता, और वो असल में सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास है। मैं समझता हूँ कि मैंने इनको इनकरेज किया था जजेस को कि आपने वहीं रहना है। वे इस्तीफे देने जाते थे, कई इनमें से 2-3, मुझे मशवरा किया, मैंने कहा नहीं तो आप वहीं रहो, वहीं आपने लड़ना है। लेकिन अब मैं इनको कहूँगा, अब उस गली में बैठे रहने की कोई जवाब नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास, ये तो आइन ही नहीं इजाज़त देता। आइन ने कहीं कहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज से ये कम हो गए इख्तियारात। ये तो इस तरमीम में आया। इस तरमीम को चैलेंज करेंगे तो वही सुनने वाले वही होंगे जो सुप्रीम को SCJ 1st क्लास होगा, वही सुनेंगे। आइन का मसला है। तो जो SCJ 2nd क्लास है, वो तो गाजर मूलियों के केसेस करेगा, वो तो करेगा। साहब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एलाइज को विक्ट्री हुई, उसमें चर्चिल ने कहा कि जब तक हमारी अदालतें आज़ाद हैं तो हम ये लड़ें, और उन्होंने जंग लड़ भी ली। तो ये अभी क्योंकि ख़तरा टला नहीं और दुनिया भर में इस तरह खित्ते पे और आलमी सतह पे इतनी ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और भारत के मुकाबले में भी हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। मगर इस दौरान में जबकि आप और हम सारी तवज्जो जो है जंग की तरफ थी, तो चुप करके वो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला भी आ गया और अब मखसूस कोर्ट का भी नज़र आ रहा है कि किस तरफ जा रहा है। तो ये अदालतें आज़ाद जो हैं हमारी कब होंगी? नहीं, अदालतें नहीं आज़ाद होंगी, इनके जहन ही आज़ाद नहीं होंगे। मुझे आज़ादी अपने जहन में और अपने इसमें आती है, अच्छी आती। वो वसी शाह का शेर है ना, जो ये निगरान वजीर आला भी रहे, वजीर भी रहे पंजाब के, उनका शेर है, जबर का मौसम कब बदलेगा।
इसमें मैंने एक तरमीम की हुई है बाय द वे, वो भी सुनाऊंगा। जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा, हम बदलेंगे तो। अब मैंने इसमें तरमीम क्या किया, जबर का मौसम कब बदलेगा? मैं बदलूंगा तब बदलेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब हम यहाँ सभी मुन्नू भाई की भी चौधरी साहब वही है ना, की होया कुछ नहीं होया, की होना है कुछ नहीं होना, की हो सकता है कुछ ना कुछ तो होंदा रहंदा है, होंदा नहीं करना पैंदा है, इसके सुंदर करना पैंदा है, जीवन नहीं मरना पैंदा है, सो वो करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया मरना पैंदा। जी जी चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, हमेशा इट्स एजुकेटिव एक्सपीरियंस टू टॉक टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एतजाज एहसन साहब मौजूद थे। आमिर साहब अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खित्ते के अंदर होने वाली तब्दीलियां मुमकिन तौर पे और इसके साथ साथ जो मुल्क की अंदरूनी सियासत है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के दौरे के हवाले से बात करते हैं। वो इस एक ही विजिट के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको हल करने की ख्वाहिश भी रखते हैं और कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, ये सिर्फ हफ्ता पहले लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अपने दाखिली मसाइल में टैरिफ की वजह से भी और वो फंसे हुए हैं और डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले ये 3-4 दिन के अंदर उन्होंने एकदम से पैंतरा बदला है और यूक्रेन के मसले के ऊपर भी रूस के साथ पेशकदमी हुई है। उसके बाद चीन का उन्होंने वक्ती तौर पे जो मसला है 90% नेगोशिएशंस करके टैरिफ जो है वो कम करके उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है। तो अभी भी वो इशू जारी है मगर उसको काफ़ी हद तक जो है उसमें कमी आ गई है। पर ये जो तब्दीली है ये 70 साल बाद तब्दीली आई है, क्योंकि इसराइल का जो एक गुंडागर्दी रही है और फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म सितम रहा है, इतनी जंगें उसके अंदर हो चुकी हैं, उसके अंदर सिंगल फैक्टर ये रहा कि अमेरिका की उनको सपोर्ट आशीर्वाद हासिल थी। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका ने क्लियरली एक किस्म का नेतन्याहू को एक थप्पड़ ही नहीं मारा बस, मगर ये है कि ट्रंप साहब ने क्लियरली ये मैसेज दिया है, अमेरिका ने मैसेज ये दिया है ट्रंप साहब के नाम पे कि उनको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है। और इस पहले जो खित्ते के अंदर मशरिक़ वस्ता में जब विज़िट होता था तो इसराइल उसके अंदर शामिल होता था। ना सिर्फ कि वो शामिल नहीं हैं, दूसरा ये कि इसराइल के हवाले से 3 बड़े फैसले जो हैं वो मंजर आम पे आ चुके हुए हैं। पहले ये कि उन्होंने हुसियों के साथ जो सीज़ फायर किया है यमन में, और उसके अंदर उन्होंने ये गारंटी ली है कि वो अमेरिका के जहाज़ों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, मगर इसराइल के ऊपर जो हमला जो मर्जी होता और ये हफ्ता ये 2-4 दिन पहले याद रहे कि इसराइल के मेजर एयरपोर्ट के ऊपर हुसियों ने मिसाइल का हमला किया है, उसकी उनसे गारंटी नहीं ली गई। ये इस माहदे के अंदर इसराइल शामिल नहीं है। दूसरा जो उन्होंने एक और इस बात का इशारे आ रहे हैं कि पहले जो नेतन्याहू चाहते थे कि वो ईरान के ऊपर हमला हो, थोड़ा सा नरम, वो पहले ही जो है गुफ्तशुनी जारी है, ये अमान के अंदर और कतर वगैरह उसके अंदर सब शामिल है कि वहाँ पे कि वो लग रहा है कि उस शायद मसले का हल निकल आएगा, मगर वो दूरी कर रहे हैं। नेतन्याहू की ख्वाहिश कि ईरान के ऊपर हमला वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। सो तीसरा जो सबसे बड़ा, जिससे मैं समझता हूँ कि पूरे ना सिर्फ खित्ते की आलमी सियासत बदल जाएगी, कि ये इशारे के सऊदी अरेबिया में इस वक्त उन्होंने $142 बिलियन की उनके मुआहदे हुए हैं, जिसमें 100 बिलियन की तो जो है आर्मामेंट की वो दिफाई वो है खरीद रहा है जो, और आइंदा शायद $600 अरब के मुआहदे हो रहे हैं जिसके अंदर सऊदी अरेबिया अमेरिका में करेगा। अमेरिका के लिए तो अच्छा है ही, मगर इन रिटर्न जो ये कहा जा रहा है कि इस बात का इम्कान है, दुनिया भर में ये काफ़ी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका का भी इम्कान है
कि फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे यूनाइटेड नेशन के मेंबर के तौर पे मान ले। बहुत बड़ी खबर अब है। ये 2 नेशन जो सोल्यूशन था, जो कि पहले जो भी इसके ऊपर रिकॉर्ड हुए थे इसराइल के साथ, उससे अमेरिका बैकआउट कर गया था और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उससे पीछे हटते नज़र आए। तो इसके बाद अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और शायद ये इसलिए भी होगा कि ये पिछले जो 52,000 जो हैं जिसके शहीद हो चुके हैं, 53,000 शहीद हो चुके हैं, 28,000 उसके अंदर बच्चे हैं, तो इसका पूरी दुनिया में इस असरात गए हैं। इवन अमेरिका के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इसका असर लिया गया है। तो फाइनली जो है उसका वज़न इसराइल का और ख़ास तौर पे नेतन्याहू का वो नहीं अमेरिका उठा रहा। लेकिन क्या सऊदिया अब्राहम मुआहदे के अंदर शामिल होना चाहेगा? ये अभी तो इस हालात में जो इस वक्त वहाँ पे गाजा में जारी है, तो वो पहले यही था कि बहरीन ने कर लिया था, यूएई ने कर लिया था, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी शर्त थी कि फ़लस्तीन को रियासत माने बगैर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये अभी वहाँ पे जो गाजा में ये इब्तिदा है, तो आगे जाके देखते हैं ये क्या हो पाएगा। ये उसकी इब्तिदा हो सकती है, मगर इसकी जो है आप देखें पूरी एक जो है ना पैराडाइम शिफ्ट होगी। तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ये बड़ी इसलिए भी है कि हम बड़े फ़ख्र कर सकते हैं कि ये जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई, इसके बाद पाकिस्तान की इज्जत तो तकरीब में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमें जो दुनिया भर में ये समझा जाता था कि ये एक बहुत ही भूखा नंगा मुल्क है, जो भीख मंगा भिखारी और जो कर्जे मांगता रहता है और जो है सियासी तौर पे भी कमज़ोर है, इकनॉमिकली भी कमज़ोर है, और एक हमारा मजाक बन के रह गया था जिसके अंदर भारत का बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी था और कुछ हकीकत की बातें भी थी। तो इसके बाद से हमारी एकदम से बहुत इज्जत बढ़ गई है कि जनाब ये इन्होंने इतने बड़े इंडिया को ना सिर्फ सबक सिखा दिया है, बल्कि ये एक रोल मॉडल बन गए हैं ग्लोबल साउथ के लिए, ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए, कि जनाब इस तरह लड़ा जाती हैं जंगें बड़े दुश्मनों के साथ भी। अगर छोटे मुल्क जो है उनके अंदर ग्रिट हो और वो अक्लमंदी से अपनी फौजें लड़ें, तो ये एक मॉडल है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने साहब कह रहे थे, बिल्कुल वाकई लोग पहले भी बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ तो हो रही है, पर मेरे ख्याल इससे भी ज़्यादा जो है एयरफोर्स चीफ की बाबर सिद्धू साहब जो है एयर चीफ, उनकी भी बहुत ज़्यादा, और ये मेरा ख्याल वाकई हमें भी उनकी तस्वीर ज़्यादा दिखानी चाहिए। और मैं समझता हूँ AVM औरंगज़ेब, ही इज़ वो जिस तरीके से उभर के आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना कॉन्डक्ट किया है, ब्रीफिंग्स दी है, उन्होंने भी ना सिर्फ के मुल्क के अंदर नाम कमाया, इंटरनेशनली वो एक स्टार बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। हमें मगर तैयार रहना है, क्योंकि ये शायद एक बैटल जीती है, अभी वॉर शायद हमारे सर पे खड़ी हो, तो कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते हम। ये जो डेवलपमेंट की आप बात करें, एक और भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो जो सैफ अली की मुलाकात काबुल के अंदर हुई है आमिर साहब, मेरा ख्याल है उसके ऊपर बात करने से पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान। जी, हमारा देखिए पाकिस्तान के पूरे चारों तरफ से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमारे 4 हमसाए हैं जिनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है। इंडिया के साथ हमने उनको चित कर दिया है और हमें बड़ी उम्मीद है कश्मीर के अंदर इसको बहुत खुशी मनाई जा रही है। और वो कहते हैं कि अगर आपने जिस तरह 2019 के अंदर 370 एब्रोगेट किया था, इसका 10% करते तो हालात इस नाइज तक नहीं थे पहुंचने। तो देर आए मगर दुरुस्त आए आप, जो है ना। तो ये इंडिया वाला फैक्टर। ईरान की बेहतर खबरें आ रही हैं कि शायद उनकी अमेरिका के साथ जो है अच्छी मामला थोड़े से खराबी की बजाय बेहतरी की तरफ शायद जा रहे हैं। फिर जो है चीन के साथ हमारी बहुत ज़्यादा हमेशा से बधाइयों से दोस्ती थी, मगर हम बहुत ज़्यादा अब आयरन क्लैड लफ्ज़ों में नहीं, इन प्रैक्टिकल टर्म्स भी हम आयरन क्लैड दोस्ती में जा रहे हैं। और ये हमारे पे है कि हम कितना बढ़ते हैं। मगर उसका फ़ायदा चीन का हमें, अफगानिस्तान हमारी सॉफ्ट बेली है और हमारी एक्चुअलीज हील समझ लें कि वहाँ से जो शरपसंदी लार्जली भारत की तरफ से रहती थी, तो ये मुलाकात जो काबुल में हुई है सैफ अफ्रीकी, अफ़गानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की, आई एम श्योर इसके अंदर चाइनीज़ फैक्टर है जो कि समझा रहा है अफ़गानिस्तान को, और इसकी वजह से वहाँ से भी अमन के पैगामात आएंगे। और ये चीन इंश्योर करेगा कि वो हों। हमें भी अपनी राह दुरुस्त करनी चाहिए, मगर अफ़गानिस्तान
पाकिस्तान को भी, अपने मुल्क को बेस नहीं बनने देना चाहिए किसी और के दहशतगर्दी लिए। का पाकिस्तान हाँ, के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच आमिर साहब। देखने वालों का भी शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।